अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि आखिर हम क्यों पैदा हुए, हमारी पैदाइश का मकसद क्या और हमारा क्रिएटर कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। तो आज से हम इसी सफ़र की इब्तिदा करेंगे और ये सफ़र शुरू होता है बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, शुरुआत से, और हम इसको लेकर जाएंगे टिल एंड कि आखिर तक क्या होगा। स्पेस, वक्त और ज़िंदगी का नाम कायनात है। ये छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर आसमानों के बाहर बुलंदियों पर फैली हुई गैलेक्सीज तक का सफ़र कायनात कहलाता है। लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ? यूनिवर्स की इब्तिदा कैसे हुई? हर चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? आज साइंस के पास एक पावरफुल थ्योरी मौजूद है जिसका नाम है बिग बैंग। इट इज़ द स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सल डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए हमें वक्त को रोकना पड़ेगा और बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे, तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले। एक छोटा सा एक्सट्रीमली हॉट और इनफाइनेट डिवाइस पॉइंट था जहाँ से ये शुरुआत हुई। स्पेस में दो किस्म के ज़रात पैदा होते हैं, एक मैटर, एक नॉन मैटर। मैटर और नॉन मैटर आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते, लेकिन एक ऐसा एटम, एक ऐसा पॉइंट बच गया जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हरारत थी कि 1 सेकंड में वो ब्लास्ट हो गया। और ये एटम, एक छोटा सा पार्टिकल जो अचानक से ब्लास्ट हुआ था, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये ज़रात फैल गए और इसको हम बिग बैंग का नाम देते हैं। ये पूरी तरह से एक एनर्जी थी जो पूरी स्पेस में फैल रही थी और इसकी इब्तिदा हुई, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल्स जो थे, इनमें इतनी ज़्यादा हरारत थी कि वक्त के साथ साथ ये ठंडे होना शुरू हुए, इनमें फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, इसमें धूल और धुआं सब कुछ था। जैसा कि स्पेस बनने का सफ़र शुरू होता है, ये एटम जुड़ने लगे और एक फ़ोर्स के ज़रिए से एक दूसरे के करीब आने लगे। इसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी, हाइड्रोजन कंप्रेस होना शुरू हुई। और ये फ़ोर्स कौन सी थी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टेम्परेचर जब 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सटेंड कर गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक सितारा वजूद में आया, स्टार। और उसके बाद इसका एक फ्रेंड स्टार, और फिर स्टार्स बनते चले गए। लाखों साल से बहुत सारे सितारे बन गए, लाखों करोड़ों साल, और पूरे खला में फैलना शुरू हुए। आज जिस आसमान को हम देखते हैं उसके अंदर जो डॉट्स चमकते हुए नज़र आते हैं, ये वही सितारे हैं। इन सितारों ने भी फिर ग्रुपिंग शुरू कर दी। ये अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्मेशन इनकी हुई, अलग अलग ग्रुप्स होना शुरू हो गए। इसको हम गैलेक्सीज कहते हैं। और इन लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी थी जिसका नाम है द मिल्की वे, जिसमें आज हम और आप रहते हैं। और इन खरबों तारों में मुँह के साथ एक डस्ट भी मौजूद थी, डस्ट, धुआं। और ये जब डस्ट आपस में इकट्ठी हुई स्पेस में, तो इन्होंने इकट्ठे होकर प्लैनेट्स की सूरत इख्तियार कर ली ग्रेविटी की वजह से। और ये प्लैनेट्स एक स्पेशल शक्ल में बदलना शुरू हो गए, जिसको आज हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं सैयारे। अब उन प्लैनेट्स के बढ़ने के बाद कुछ हाइड्रोजन अभी भी मौजूद था जो फिर आपस में मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक छोटा सितारा बना जिसको आज हम सूरज का नाम देते हैं। वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और सूरज तरतीब पा गया। और ये इतना गर्म था कि इसने इर्द गिर्द के तमाम प्लैनेट्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और उसने एक सोलर विंग क्रिएट की जिसके अंदर से जो एक्स्ट्रा प्लैनेट्स थे वो ख़त्म हो गए, और बाकी जो 8 प्लैनेट्स इस वक्त हमारे पास बचे हैं, जिनका नाम आप सब जानते हो, मार्स, जुपिटर और ये सब। और ये एक सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया। आज जो हम जिस तरह से ये सोलर सिस्टम दिखता है इसी शक्ल में वो, और सब प्लैनेट्स पहले गैस थे जो कि इकट्ठे होकर एक सॉलिड पार्टिकल में बदल गए। और हमारी मिल्की वे में कम से कम 400 अरब सितारे हैं। और हमारी साथ की मिल्की वे, जिसको हम एटॉमिटा कहते हैं, जिसमें हमारी सितारों से ज़्यादा, यानी कि 2 खरब से ज़्यादा सितारे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम कैसे इस कायनात की शुरुआत को देख पाए, क्योंकि हम इस कायनात के मुकाबले में तो इतने छोटे हैं जितना कि एक डॉट, या फिर इससे भी बहुत कम। आज एक साइंस की एक ब्रांच है कॉस्मोलॉजी, और नासा का नाम आपने सुना होगा। इसकी स्टार्ट होती है गैलीलियो से, जो कि 1564 में पैदा हुए। उन्होंने सबसे पहली दूरबीन बना। आज तो हमारे पास बहुत से स्पाई ग्लास मौजूद है ना, लेकिन उन्होंने एक स्टार्ट में एक टेलीस्कोप बनाई थी छोटी सी, जिसके अर्ली वर्जन
के तौर पर उन्होंने देखा सितारों को और चाँद को। उन्होंने बताया कि इस तरह से ये सितारे हैं, इस तरह से चाँद है और ये सूरज के गिर्द घूम रहा है, जो कि अरस्तू के जो फ़िलासफ़ी थी उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन, जिन्होंने पावर ऑफ ग्रेविटी को ईजाद किया था। इन्होंने भी दूरबीन, इससे ज़्यादा अच्छी दूरबीन बनाई, जो कि जिसकी वजह से हम कायनात की सही उम्र को जानने का हमें मौका मिले, और उस और भी ज़्यादा इन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि न्यूटन के कानून के मुताबिक ये मैटर हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी कि इनडिस्कनेक्टिव है। ये 1727 की थ्योरी है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से एक थ्योरी दी, और उसके बाद 1915 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से इनकी एक ग्रेविटी फोर्स है, जो कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, जैसे भी आप उसको सर्च कर सकते हो। अब इनके बाद इन्होंने जो थ्योरी दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट है और सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कायनात हमेशा से नहीं है बल्कि किसी वजह से वजूद में आई, और दैट इज़ इस वक्त जो हम मिल्की वे को देख रहे हैं उनके मुताबिक ये मिल्की वे और इसको पूरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आइज़ैक न्यूटन ने दी। 1920 में एडन हबल, जिन्होंने बताया कि सिर्फ एक मिल्की वे नहीं है, आज भी जो हबल टेलीस्कोप खला में गर्दिश कर रही है इन्हीं के नाम से है, जिन्होंने 1920 में हमें ये बताया था कि कायनात फैल रही है, एक्सटेंड कर रही है, मुसलसल फैल रही है। तो अगर इनकी थ्योरी को लिया जाए तो सूरत ज़ारियात पे आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम इसको वसी कर रहे हैं। और इसी तरह से जो बिग बैंग का पहली बार नाम लिया था जॉर्ज लेमेंट्रा ने, और कुरान पाक में इसको एक्सप्लेन किया गया लेम्यूसिऊन, और आप याद रखिएगा इसको 1400 साल पहले कुरान पाक में बयान कर दिया गया था, जो 1920 में एडन हबल ने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए से हमें बताया। इससे यह ख्याल पैदा होता है कि अगर कायनात मुसलसल बढ़ रही है तो जो चीज़ मुसलसल बढ़ती है उसका तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो बहुत पहले ये एक छोटी सी बॉल, ये छोटा सा आइटम की शक्ल में, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगी, जिसके बाद ये एक्सप्लोड कर गया। इसके नतीजे में रेडिएशन पैदा होनी चाहिए थी, और आवाज़ को अभी तक हमारे पास खला में मौजूद होना चाहिए था, वो कहाँ है? इसके जवाब में 1964 में एरोना पेंजदार और रॉबर्ट विल्सन ने अपने स्टेथोस्कोप पर एक रेडिएशन को सुना, और वो ये समझे कि शायद कबूतरों की बीट की वजह से ये रेडिएशन आ रही हैं, जो कि हम टीवी पे अक्सर आप लोग देखते होंगे की शक्ल में, आवाज़ों की शक्ल में आती हैं, वही रेडिएशन जो खला में हर जगह फैली हैं। और जब उन्होंने साफ़ किया तो ये रेडिएशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आना शुरू हो गई। तो खला में एक ऐसी रेडिएशंस मौजूद हैं एनर्जी की शक्ल में, और यूँ लगता था कि बहुत पहले किसी धमाके की सूरत में ये एनर्जी फैल गई है। अब देखें सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 30 में, क्या इन काफरों ने ना मानने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए इकट्ठे थे, फिर हमने इनको अलग कर दिया। और इसकी गूंज आज भी हम सुन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, नाम दिया था इन दोनों साइंटिस्ट ने कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस। अब इस कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस को स्टडी करने के बाद इसको प्रूव करने के लिए 1980 से 1993 यूएस ने लॉन्च की एक शटल स्पेस में, जिन्होंने जाकर दे टेक द फिज़िकल प्रूफ ऑफ बिग बैंग। नाउ बिग बैंग इज़ सीन रियलिटी। अल्लाह ताला ने फिर आगे मज़ीद बताया, वी स्प्लिट देम अपार्ट, कि हमने इनको अलग अलग कर दिया, कि आसमान और ज़मीन, इसके दरमियान सब कुछ जो पहले एक ही था और पूरी कुव्वत से होने वाले धमाके के बाद अलहदा हुआ। इसी धमाके का नाम बिग बैंग है, जिसको कुरान पाक वन मैथ थ्योरी की सूरत में एक्सप्लेन कर रहा है सूरत अल-अंबिया में। अब एक और मसला पैदा हुआ। अब ये जो रेडिएशन थी, इनके साथ एक मसला पैदा हुआ कि वहाँ जो रेडिएशंस जिनकी एज मिल रही थी, एक 5.8 बिलियन लाइट ईयर्स पे, और फिर दूसरी मिल रही थी 46 बिलियन लाइट ईयर्स पे, और एक और रेज़ मिली हमें 42 मिलियन लाइट ईयर्स पे। तो इस प्रॉब्लम का नाम दिया साइंटिस्ट ने हॉरिज़न प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम इस बात को लें तो जवाब इसका क्या है कि रोशनी मुख्तलिफ़ जगहों पे क्या मुख्तलिफ़ रफ्तार से गर्दिश कर रही है, और या फिर ये बिग बैंग बार बार 2-3 दफ़ा हुआ, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। एक ही दफ़ा बिग बैंग हुआ था, एक ही टाइम पे हुआ था, रेडिएशन को सब एक ही एज की होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पर रोशनी मुख्तलिफ़ रफ्तार से अगर सफ़र करती है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वक्त गुज़रने की रफ्तार भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ है, जिसका जवाब आज तक साइंस हमें नहीं दे सकी। लेकिन हमारे रब ने इसका जवाब दिया कि तुम्हारा रब
के पास एक दिन तुम लोगों की गिनती के 1000 बरस के बराबर है। सूरत मारिज आयत नंबर 4। तो टाइम को रिकम्बिनेशन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। साइंस अभी बहुत पीछे है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये हम समझ लेंगे कि टाइम गुज़रने की मिक़दार ज़मीन पर मुख्तलिफ है, स्पेस पर मुख्तलिफ है और अल्लाह ताला के पास और भी मुख्तलिफ है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मिराज है इस बात की मुकम्मल दलील है कि यहाँ पर कितना टाइम गुज़रा और वहाँ पर कितना टाइम गुज़रा। तो आगे चलते हैं। अब हमें इस रेडिएशंस के ज़रिए से दोबारा से स्टडी किया गया तो उनमें कुछ चीज़ें आप जो नज़र आ रही होंगी, कुछ रेड हैं और कुछ ब्लू हैं। जो ब्लू हैं इसका मतलब है वो ठंडे हो चुके प्लैनेट्स, और जो रेड हैं इसका मतलब है यहाँ पर मज़ीद प्लैनेट्स और स्टार्स बनेंगे। और प्लैनेट्स किससे बने? डस्ट से, जो कि पहले बताया गया था। तो अगर हम इसको कुरान पाक में तलाश करें तो अगर कायनात बनने से पहले धुआं थी, डस्ट थी, तो कुरान पाक ने हमें बताया फिर हमने आसमान की तरफ कसद किया, यानी कि आसमान को बनाया और वो एक धुआं था। आयत नंबर 11 सूरत हामीम सजदा। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्लियर कर दिया। ये तो थी चंद बातें बिग बैंग के हवाले से। मज़ीद अब हम देखेंगे कि सितारों की अक़साम क्या हैं और व्हाट इज़ ब्लैक होल एंड व्हाट इज़ द रियलिटी बिटवीन। इन सब बातों के बाद ये समझ में आता है कि हमने अल्लाह ताला के इल्म का सही हक़ अदा नहीं किया। जैसा था हक़ का कदर ही वैसा कदर आपने नहीं की अल्लाह के इल्म की। तो आज भी वक्त है, दोबारा लौट आओ, अल्लाह की किताब को उठाओ। दिस इज़ अ बुक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम मुसलमानों ने इससे मुंह मोड़ लिया और नतीजा ये हुआ कि हम ज़लील हो गए। और अल्लामा इकबाल ने तो इस राज को पहले ही बता दिया था कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़यकून।